हेलो बच्चों, वेलकम टू द एडवी क्लासेस। बैक टू द रोटेशनल मैकेनिक्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हिंट मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दे दिया था। दैट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, सो सेंटर ऑफ मास क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। आपने कई बार नोट किया होगा कि हम लोग या हमारे साथ के स्टूडेंट या कई बार आप ही क्या कर लेते हैं, एक कॉपी को एक सिंगल उंगली पे बैलेंस कर लेते हैं। ओके, नहीं तो कई बार जो आपकी स्ट्रीट में शो दिखाने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़े डंडे को अपने उंगली पर बैलेंस कर लेते हैं। कई बार फुटबॉलर एक फुटबॉल, घूमती हुई फुटबॉल को अपनी उंगली पे बैलेंस कर लेता है। ठीक, इट मीन्स एक इतनी बड़ी बॉडी एक सिंगल पॉइंट पे अगर बैलेंस हो जा रही है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसका सारा का सारा फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे ही बैलेंस हो रहा है, यानी कि सारा का सारा वेट एक सिंगल पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है। अगर किसी बॉडी का सारा वेट सिंगल पॉइंट पे बैलेंस हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्फेरिकल बॉल की बात करूं, सो लेट्स से आप उसको यहाँ बैलेंस करते हैं। ओके, अगर मैं एक बहुत बड़ी रॉड की बात करूं तो उसे भी आप यहाँ बैलेंस करते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ बैलेंस फॉर दिस रॉड। सो ऐसे बहुत सारे आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं बेसिकली जो इजी टू हमें देखने को मिल जाती है। बहुत रैंडम शेप होगी, सपोज करो ऐसी कोई शेप होगी। सो इसको शायद बैलेंस कहाँ करें, ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बट कुछों के बारे में हमको मालूम होता है। ओके, तो जो ऐसी आपकी शेप्स होती हैं बेसिकली अगर आप ध्यान दो, सो लेट्स से दिस इज द सेंटर, सो जो पॉइंट आप बैलेंस करते हो वो बिल्कुल सेंटर के नीचे होता है। ओके, अब रिजिड बॉडी मैकेनिक्स या रोटेशनल मैकेनिक्स में ऐसा क्या है जो अब तक हमने नहीं पढ़ा या हमें इसकी नीड क्यों पड़ रही है, समझो जरा बात को। देखो, अब तक जो भी आपने लॉज ऑफ मोशन के अंदर फोर्सेस लगाए वो कैसे लगाए, आपने एक बॉडी ली और उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। क्यों? बिकॉज अब तक आपके फोर्स जो थे वो थे कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स मतलब पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट। ओके, याद करो जब आप क्वेश्चन करते थे कि लेट से एक ब्लॉक को हमने दो रोप से बांधा हुआ है और इसका वेट है, सो आप इन सब पॉइंटों को, इन सब फोर्स को एक पॉइंट से ऑरिजिनेट करके बनाते थे। सिमिलरली अगर आप बात करो इस बॉडी की कि इस पे आप फ्रिक्शन लगा रहे हो और यहाँ पे टेंशन से इसे खींचा जा रहा है, तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तब भी आप ऐसे ही करते थे कि टेंशन इधर और फ्रिक्शन इधर लगा देते थे, यानी इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते थे। और बात करें तो हमारे पास जो वेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, सपोज मैंने इसको यहाँ पे किसी रोप से बांधा हुआ है। ओके, ये पुली है और मतलब एक कंस्टेंट मोशन का एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन भी मैं बना लूँ, सो उसमें भी आप क्या करते हो, आप सारे फोर्सेस को एक ही जगह एक पॉइंट से ओरिजिनेट करवाते हो, दिस वन। तो अब तक चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, हमें समझ आ रही थी। बट प्रॉब्लम कहाँ आनी शुरू हुई, देखो नाउ सपोज करो कि मेरे पास एक मेटल का बार है, ठीक है। अब इस मेटल के बार पे अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊं और इधर से फोर्स लगाऊं तो मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं, मेटल का बार हो या कोई भी बार हो। फॉर एग्जांपल हम इसको बैलेंस करके देखें तो ये हो गया, ये हो गया, ओके, और एक फोर्स में यहाँ लगाता हूँ, आराम से बैलेंस होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब देखो कि जैसे ही मैं एक फोर्स को शिफ्ट करता हूँ तो क्या देखने को मिल रहा है, गिर गया। ओके, तो ऐसा क्या हो रहा है कि जब भी हम फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करेंगे, यानी कि लेट से आप एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं और एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो एक खास तरीके का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्या कि जो ये आपका रॉड है ये घूमने की कोशिश करता है। अभी आपने देखा जैसे ही मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज करूँगा, यानी कि इस पे एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगाऊं तो ये ऐसे घूम जाएगा। बात समझ आई? तो दिस इज द रीज़न कि हमें अब
कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बट स्टिल सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम उस पूरी बॉडी के मास को बैलेंस कर पा रहे हैं, यानी कि एक अपोजिट फोर्स अगर हम लगाएं तो उसको आराम से संभाल पाएंगे, ठीक है। बट सेंटर ऑफ मास से हटके अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक। जैसे कि ये है, अभी मैंने आपको डस्टर दिखाया, डस्टर के सेंटर ऑफ मास के ऊपर नीचे मैंने फोर्स लगाए, वेल एंड गुड, बैलेंस हो गया। लेकिन वही फोर्स अगर मैं लेफ्ट साइड या राइट साइड लगाता, लुक एट दिस, अगर मैं ये फोर्स यहाँ लगाऊं, सो मेरे लिए इसको बैलेंस करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज देखो अपने आप इस तरफ गिर रहा है, ओके। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे लगाए हुए फोर्स को कोई ना कोई इस बॉडी के एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो अपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज ए पॉइंट whether inside or outside the body where the whole mass of the body supposed to be what? Concentrated. ओके। नाउ मैंने इनसाइड और आउटसाइड क्यों करा? देखो सेंटर ऑफ मास निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, एक हमारे पास कौन सा तरीका है कि हम कुछ जनरल शेप्स के सेंटर ऑफ मास जानते हैं। जैसे कि बाय ऑब्जर्वेशन अगर मैं बात करूं, बाय ऑब्जर्वेशन कह लें या फिर आप कह सकते हैं द ज्योमेट्रिकल सेंटर्स ऑफ द शेप। जैसे कि एक सर्कल का कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। एक स्क्वायर शीट का कहाँ होगा? जहां उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। एक रेक्टेंगुलर शीट का भी कहाँ होगा? जहां उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसी तरह से स्फीयर का सेंटर, क्यूब का सेंटर एंड सो ऑन। जो इनके सेंटर होंगे वही इनके सेंटर ऑफ मास होंगे। बहुत अच्छी बात है। बट सपोज करो ये सब कैसे हैं? ये सब हमें शेप के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक रिंग हो, सो इसका सेंटर कहाँ होगा भाई? इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो हमें पता है यहाँ होना चाहिए, जहाँ इसका सेंटर, जहाँ इस सर्कल का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर है, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली यही COM होगा। बट प्रॉब्लम क्या है इस शेप में कि ये सारे कहाँ हैं? ये सारे तो इनसाइड हैं, लेकिन ये कहाँ आ रहा है? ये आउटसाइड द बॉडी आ रहा है, ओके। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। देन बैलेंस कैसे करेंगे? एक टायर को कैसे बैलेंस करते हैं कई बार, ठीक है। एक टायर हो गया, एक रिंग शेप हो गया, आप उसे खड़ा कर सकते हैं। आप उसे खड़ा करते तो वो बैलेंस हो जाती है। अगर ध्यान रहे, अगर उसके अंदर बटा हुआ मास बराबर बराबर बटा हुआ है सब में, तो समझेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना कि ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, ओनली when mass is uniformly distributed, ओके। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये सेंटर है, अगर नहीं है तो ये सेंटर नहीं होंगे, ठीक है। जब हम फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला वाइज भी देखेंगे कैसे हमें डिफरेंट चीज़ों का चेंज देखने को मिलता है, ओके। सो फिलहाल के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास यही होता है। अब बात करते हैं हम इसकी मैथमेटिकल टर्म के बारे में, ओके। सो
मैथमेटिकली अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, ओके, सो लेट्स से मेरे पास एक बॉडी है, मैंने इसमें एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया इस पे बी। हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं रैंडमली, लेट्स से दिस इज F1 एंड दिस वन इज F2, ओके। और एक फोर्स हम मान लेते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। इस पे लगेगा F ऑन A ड्यू टू B एंड दिस वन इज F ऑन B ड्यू टू A, ओके। अब अगर मैं बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लिखता हूँ, ठीक, नेट फोर्स, बॉडी का मास हम मान लेते हैं कैपिटल M। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, बट फिलहाल के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि मैंने एक A बहुत बड़ा टुकड़ा और एक B बहुत बड़ा टुकड़ा अलग अलग मान लिया, ठीक। सो दिस M इज एक्चुअली इक्वल्स टू MA प्लस MB, ओके। नाउ नेट फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो किसके बराबर होना चाहिए? नेट फोर्स F शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F on B due to A, then F2 F on A due to B. So you can say F1 plus F2 FAB FBA, okay. Now remember third law of motion, एक बॉडी के अंदर जो फोर्सेस होंगे, अगर मान लेते हैं इस बॉडी के अंदर एक रिजिड बॉडी है, कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, मीन्स नेट फोर्स क्या होना चाहिए इनका? जीरो। और हमें मालूम भी है क्यों होता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हर बॉडी आपस में एक दूसरे पे एक एक्शन फोर्स के लिए एक बराबर रिएक्शन लगा रही है, दैट्स व्हाई दे आर बैलेंस, ओके। नाउ इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये टर्म पूरी क्या हो गई? जीरो हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। सो F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 का क्या मतलब होगा? आई कैन से M1 MA and acceleration of body A, MB and acceleration of body B. This is the net force. Okay, यानी कि मैं वो फोर्स निकाल रहा हूँ जो इन दोनों की वजह से क्रिएट होने के बाद ये बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगी। बट यहाँ साफ समझ आ रहा है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, और ये तो भी दो हैं, तीन हो चार हो, इनफाइनाइट फोर्सेस लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो MA, A को मैं क्या लिख सकता हूँ? D। लेट्स से कि आप अगर इसकी पोजीशन की बात करें, अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लेते हैं, ओके। सो दिस इज RB एंड दिस इज RA वेक्टर, ठीक है। सो ये तो आपको सबको मालूम है, वेक्टर x and y, okay. So this is d of VA by dt plus d of VB by dt. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, सॉरी दिस वन इज, ओके। सो MA, अब ये भी आपको मालूम है किसके बराबर होगा? ओके, RA वेक्टर एंड देन RB वेक्टर। कहाँ से आता है? एक्सेलरेशन इज dv by dt, v इज dr by dt, पुट करेंगे इसमें क्या बन गया? d स्क्वायर r by dt स्क्वायर, और हमें मालूम है एक्सेलरेशन इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब यहाँ अगर हम बात करें सो क्या हो जाएगा? दिस इज MB, अगेन मैं बनाना भूल गया, ओके। देन MA आप अंदर ले जाओ, इसके क्या बन जाएगा? d ऑफ स्क्वायर MA RA अपॉन dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ऑफ MB
RB/dt²। ओके, यहाँ कर लेते हैं इसके बाद। सो क्या आ जाएगा, आप देखोगे d²/dt² हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा, MA/RA प्लस MB/RB। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका टोटल मास से मल्टीप्लाई एंड टोटल मास से डिवाइड कर देता हूँ। और टोटल मास मेरा क्या था, MA प्लस, देखो स्टेप में लिखूंगा M, और M किसके बराबर है, MA प्लस MB, है क्या नहीं है। अब जरा ध्यान दो, मास इनटू डिस्टेंस, यानी कि किलोग्राम मीटर प्लस किलोग्राम मीटर, ऊपर आएगा किलोग्राम मीटर, नीचे क्या आएगा, किलोग्राम। किलोग्राम ने किलोग्राम को मार दिया, अपने पास क्या बचा, मीटर। यानी कि ये एक डिस्टेंस की यूनिट आ रही है, यानी मीटर आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब मैं इसको क्या डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज एक्चुअली गिविंग मी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज md²RCUM/dt²। सो मैं जब फोर्स F नेट निकाल रहा था, मैं उसे सिंगल पॉइंट पे डिफाइन कर पा रहा हूँ, ओके, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ मास। एंड बच्चों ध्यान देना कि आपके सामने बहुत बार ऐसे आएगा कि आप किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का किसी डिस्टेंस के अलोंग मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज नोन एज मूवमेंट। आप जब भी किसी बॉडी यानी फिजिकल क्वांटिटी का आप किसी दूर पॉइंट के अबाउट इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स में क्या फाइंड आउट करते हैं, उसका मूवमेंट। आपके स्कूलों में शायद आपने किसी से सुना भी हो, जो पढ़ चुके हैं बच्चे, कि मूवमेंट ऑफ फोर्स इज एक्चुअली द टॉर्क, पढ़ेंगे। ओके, सो मूवमेंट ऑफ मास एक क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी विल फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास इन नेक्स्ट लेक्चर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। यानी हम अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, समझेंगे कि मास निकाल दूंगा तो क्या होगा, मास ऐड ऑन कर दूंगा तो क्या होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।